नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, और इसमें हम जानेंगे निहारिका कल्पना को। ये आपके लिए झारखंड सहायक आचार्य की होने वाली परीक्षा इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतिहास के लिए। तो आइए देखते हैं निहारिका कल्पना को और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख तथ्य को। तो सबसे पहला आदिकाल से हम चलेंगे। आदिकाल में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जो सोच था वो धार्मिक था। कैसा था? धार्मिक। समय के साथ साथ ये बदलता गया, और पहले जो धार्मिक था अब कहीं ना कहीं इसका विपरीत तर्क आया, और ये विपरीत तर्क आ गया वैज्ञानिक, और ये वैज्ञानिक संकल्पनाएं में आ गया। तो पहला आदिकाल, और ये धीरे धीरे हो गया वैज्ञानिक संकल्पनाएं में। तो वैज्ञानिक संकल्पनाएं में सबसे पहला जो एक नाम आता है वो नाम है कास्ते दी बफन। कास्ते दी बफन ने ही सबसे पहले 1749 ईस्वी में पहली बार तर्क के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया, और फिर इसका जो समझाने का प्रक्रिया था, उत्पत्ति के बारे में अनेक परिकल्पनाओं और संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जा चुका है, और किसी को भी पूर्ण रूपेण मान्यता नहीं मिला है। तो सबसे पहले कास्ते दी बफन ने 1749 में तर्क दिया, लेकिन उस प्रकार के किसी भी तर्क को पूर्ण रूपेण मान्यता नहीं मिली। तो जब पूर्ण रूपेण मान्यता नहीं मिली तो फिर ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले, यहाँ पर पूर्ण रूपेण मान्यता न मिलने के बाद ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर वैज्ञानिक संकल्पना को यहाँ हम देख लेते हैं। ये हो गए हमारे वैज्ञानिक संकल्पना। तो शुरुआती दौर में इसको दो भागों में बांट दिया, और जो पहला भाग था वो था यह द्वैतवादी, और ये जो दूसरा था वो था द्वैतवादी। तो ये दो संकल्पना में उस समय विभाजित किया गया। अब दोनों को हम देख लेते हैं। अद्वैतवादी की संकल्पना के बारे में सबसे पहले कास्ते दी बफन ने बात किया, और फिर इसी को आगे चलकर इमैनुएल कांट और एक और हैं लाप्लास रॉस, इन दोनों ने इस विधि को माना, और इसी में आगे चलकर एक और आ गए, वो थे लाकियर। तो टोटल कास्ते दी बफन के तर्क को इमैनुएल कांट और लाप्लास रॉस और लाकियर ने भी प्रस्तुत किया, अपना मत दिया। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो एक तारक परिकल्पना, इसके विरोध में एक विचारधारा आई जो खासकर दो तारों के संयोग से माना गया। ग्रहों की रचना जो है, इन्होंने कहा कि एक तारा इधर और एक तारा इधर, ये दोनों के जब संयोग हुए तो ग्रह की उत्पत्ति हुई, और इसको कहा गया द्वैतवादी। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है चैम्बरलिन, और इसी के साथ में है मोल्टन। दो व्यक्ति चैम्बरलिन और मोल्टन ने इस प्रकार के, और इसको कहा गया ग्रहाणु परिकल्पना। इसको कहा गया ग्रहाणु परिकल्पना। फिर से हम एक बार देख लेते हैं। आदिकाल में पृथ्वी की उत्पत्ति या ग्रह की उत्पत्ति के बारे में जो विचार था वो धार्मिक था, लेकिन कुछ धार्मिक नहीं जो मानते थे वो उसके विपरीत में थे, और वहीं से आ गया वैज्ञानिक संकल्पनाएं। सबसे पहले वैज्ञानिक संकल्पनाएं को लाने का काम या देने का काम किया कास्ते दी बफन ने। कब? 1749 ईस्वी में तर्क के आधार पर। और वैज्ञानिक संकल्पना दो भाग में बांट सकते हैं हम। एक है कास्ते दी बफन, और इसके मत में रहे इमैनुएल कांट और लाप्लास रॉस और लाकियर। लेकिन एक था द्वैतवादी,
द्वैतवादी ये एक तारक परिकल्पना के विरोध में थे, और एक तारक परिकल्पना क्या है, मतलब ये कि तारा से उत्पत्ति के बारे में अद्वैतवादी सिद्धांत। इसमें एक चीज़ आया था, एक तारक, इसके विरोध में चैम्बरलिन और मोल्टन ये दोनों थे, और इस विधि को जो कहा गया वो था ग्रहाणु परिकल्पना। अब उसके आगे हम देखते हैं ग्रहाणु परिकल्पना के आगे इसी में जेम्स जीन्स और जेफरिन ने किसमें ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना, इसी में किसने, जेम्स जीन्स, एक ही नाम है, और इसके साथ में एक लगे हैं जेफरिन। इन दोनों ने ज्वारी परिकल्पना, ज्वारी परिकल्पना, अब यहाँ से एक नया आया है ज्वारी परिकल्पना, और इस ज्वारी परिकल्पना के बारे में थे एच.एन. रसेल। कौन थे, एच.एन. रसेल। ये देवतारक सिद्धांत, सूर्य के अलावा 2 तारे और थे, तो इन्होंने ज्वारी परिकल्पना जो किया, इसके सिद्धांत को कहा जाता है देवतारक सिद्धांत। अब फिर से हम समझते हैं, सबसे पहले कास्ते द बफन ने किया, कास्ते द बफन, इसने बोला एक तारा से बना है। उसके बाद फिर आया तो उसमें बोला नहीं 2 तारों के संयोग से बना है। और तीसरा जो आया देवतारक सिद्धांत, इसमें कह रहा है ये सूर्य है और 2 तारा है, ये तीनों के संयोग से बना है, और इसको कहते हैं देवतारक सिद्धांत। तो इसके बाद हम लोग जानेंगे टॉपिक का मुख्य बात, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब सहायक आचार्य की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वो है निहारिका, निहारिका परिकल्पना। सहायक आचार्य की परीक्षा के लिए अगर आपके पास ज्योग्राफी का विषय है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है निहारिका परिकल्पना। ज्योग्राफी के चैप्टर पहला में ही पढ़ना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले कौन विद्वान थे, लाप्लास। इन्होंने अपना मत कब दिया, 1796 ईस्वी में। कब दिया, 1796 ईस्वी में। किस में दिया, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखा था, एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम, SYST, एक किताब इसने लिखा, और इसी किताब में इन्होंने डिस्कस किया किसके बारे में, निहारिका कल्पना के बारे में। लेकिन इस कल्पना में कुछ दोष भी थे, जिसके कारण इसको संशोधित विचारवाद में प्रस्तुत किया गया। आगे हम देखते हैं कांट के परिकल्पना के प्रमुख दोष। कौन, कांट, तो हम पहले लाप्लास ने कांट के, कांट जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो कांट, इमैनुअल कांट कौन है, तो यह है इमैनुअल कांट। तो इमैनुअल कांट के बारे में कुछ संशोधित विचार प्रस्तुत किया। किसने विचार प्रस्तुत किया, लाप्लास ने। किसने विचार प्रस्तुत किया, लाप्लास ने। और फिर उसको संशोधित करके इन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया। तो निहारिका अथवा एक खाद्य पदार्थ के कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकते। ये गलती नंबर, या फिर इमैनुअल कांट के सिद्धांत का इसका अगर हम दोष देखें तो दोष क्या क्या है, सो सबसे पहला इसके सिद्धांत का जो पहला दोष है वो दोष ये है कि आयद पदार्थों के कणों के टकराव से, आयद पदार्थों के कणों के टकराव से ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकते। और फिर इसी के टकराव से दूसरा में यह कह रहा है कि गति उत्पन्न नहीं हो सकते। आयद पदार्थों के कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकते। तीसरा एक प्रमुख दोष है, अगर इसके कण के आकार में वृद्धि हुई, आकार में वृद्धि, तो इस आकार में वृद्धि के कारण गति में वृद्धि नहीं हो सकती। किस में वृद्धि नहीं हो सकती, गति में वृद्धि नहीं हो सकती। और जब गति में वृद्धि नहीं हो सकती तो ये 3 प्रमुख दोष थे। हम इनके सिस्टम को नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इमैनुअल कांट ने क्या बोला, लेकिन इन्होंने जो बोला
उसका 3 गो दोष है, और 3 दोष प्रमुख रूप से ये है, निहारिका या आयत पदार्थों में अगर टकराव हुई तो ऊष्मा नहीं हो सकती थी। अगर इसमें टकराव हुई दो कण में, 2 पदार्थ में, तो उसमें गति नहीं हो सकती। और अगर इसका आकार बढ़ेगा तो हमारी गति बढ़ेगी, ये गारंटी नहीं है। तो इसको संशोधित करते हुए लाप्लास ने कुछ अपना नियम दिया, और उसी नियम को हम लोग जानेंगे लाप्लास लॉ के में। किसमें? लाप्लास के नियम, कल्पनाएं। हम यहाँ लिख लेते हैं लाप्लास की कल्पनाएं। अभी आप लोग निहारिका कल्पना सुन रहे हैं, हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अभी जस्ट क्या है निहारिका कल्पना, तो उसके बारे में आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए, इसने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का पहला जो पॉइंट है, तो पहला पॉइंट में आप इसमें देख सकते हैं, पहला पॉइंट में पहला समस्या यह है कि निहारिका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने यह मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से एक विशाल तप्त नेबुला थी। ब्रह्मांड में पहले से तप्त नेबुला थी। ये किसने माना? लाप्लास ने माना। किसने माना? लाप्लास ने माना। और इसी को निहारिका बोला गया। क्या बोला गया इसको? निहारिका। किसको बोला गया? ब्रह्मांड में जो सबसे पहले तप्त नेबुला कह सकते हैं या पिंड कह सकते हैं जो था, वही हो गया निहारिका। दूसरा क्या था? निहारिका शुरू से ही गतिशील थी। गतिशील, शुरू से कैसे थे? गतिशील थे। तीसरा, ये शीतल होकर, क्या होकर? शीतल होकर सिकुड़ती चली गई। लिखावट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। तो लाप्लास के जो प्रमुख कल्पनाएं हैं उनका मुख्य बिंदु जो है, पहला है, इन्होंने माना कि पहले से ही नेबुला, नेबुला का मतलब निहारिका था। क्या था निहारिका? तो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े गोले के आकार में था, या किसी आकार में एक पिंड था जो कि पहले से ही था, और उसी को बोला गया निहारिका। कैसा था? तप्त था, विशाल था, तप्त था। तप्त का मतलब गर्म। और ये निहारिका कैसी थी? गतिशील थी, दूसरा पॉइंट में। तीसरा, ये जब ठंडा होता गया तो धीरे धीरे यह सिकुड़ता भी चला गया। कैसा होता गया? सिकुड़ता भी चला गया। तो परिणाम स्वरूप इसमें क्या हुआ? आयतन में इसका ह्रास हुआ, और आयतन में कमी के कारण निहारिका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगा। चौथा, हम यह भी कह सकते हैं, आयतन के कमी के कारण क्या हो गया? गति में वृद्धि। ये तीसरा में ही है, फिर से हम इसको खाली लिख लिए हैं। निहारिका का एक प्रमुख बिंदु, आयतन में जब कमी हुआ तो गति में इसका क्या हुआ? वृद्धि हुआ, उसमें संकुचन हुआ। किसके कारण हुआ? ठंडा होने के कारण हुआ। और गति के कारण, अत्यधिक गति के कारण ही केंद्र प्रसारित बल के कारण निहारिका के मध्य भाग में पदार्थ भारहीन होने लगे और मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगे। अधिक गति हुई, गतिशील, गति में वृद्धि जब हुई तो इसके कारण क्या हुआ? केंद्र प्रसारित बल हुआ। क्या हुआ? केंद्र प्रसारित बल। और इसके कारण क्या हुआ? केंद्र प्रसारित बल के कारण मध्य भाग, ये हो गया आपका पिंड, इसका मध्य भाग जो है ये भारहीन हो गया। मध्य भाग क्या हो गया? भारहीन। और बाहर का भाग भार में। तो इसके कारण मध्य भाग से बाहर की ओर उभार होने लगा। इसमें क्या होने लगा? उभार। तो केंद्र प्रसारित बल के कारण मध्य भाग भारहीन हुआ, और इसके कारण इसका जो है सो बाहर के भाग उभरने लगे। बाहर की ओर उभरा, उभरने लगे। किसके कारण? तो गति के कारण। चलिए, टोटल का टोटल हम फिर से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट में हमने बोला एक पहले से तप्त पिंड था जिसको हम लोगों ने बोला निहारिका। निहारिका पहले से ही गतिमान था, ये भी उसने बोला। और ये धीरे धीरे ठंडा होकर इसका आयतन कम हो गया, और जब आयतन इसका कम हुआ
तो इसकी गति में वृद्धि हो गई, और गति में जब वृद्धि हुआ तो केंद्र प्रसारित बल के कारण इसके अंदर वाला भाग भारहीन हो गया और बाहर वाला भाग में उभार आने लगा, तो इसके बाहर की ओर उभार आने लगे। उम्मीद है दोस्तों आप सबको पसंद आ रही होगी। इसका नोट्स आप जो भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वैसा है। अगर किन्हीं को चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए, हम उनको नोट्स फ्री में भेजने का प्रयास करेंगे, और जो भी हमारे पास नोट्स होगा उससे संबंधित जानकारी होगी उसको हम आपके साथ साझा करेंगे। आइए देखते हैं फिर इसी में आगे निहारिका कल्पना को ही हम देख रहे हैं। किसने दिया था, फिर से एक बार हम देख लेते हैं। लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था, लाप्लास ने दिया था। क्या क्या इसका मुख्य बिंदु है हम तो देख ही चुके हैं। अब इसी में अगला पॉइंट, निहारिका परिकल्पना में ही अगला पॉइंट ये आता है कि ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया। तो यहाँ देखिए शीतल हो रहा था, शीतल होने के कारण ये क्या हो गया, घना हो गया। घना होने के कारण ऊपरा भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सकता था। इसका मतलब आप यहाँ ऐसे समझिए, दो परत। आप इसको समझने के लिए सीधा समझिए, आपके जब दो चक्के का टायर पंचर हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस टायर के अंदर जो निकला रहता है हवा भरने वाले उसको हम अंदर डाल देते हैं, ताकि हम अगर उसको कहीं भी धकेल के ले जाएं तो हमारी ट्यूब खराब ना हो। ऐसा क्यों करते हैं, तो हम लोग ये मानते हैं कि ये हमारी टायर हो गई और ये बीच में लगा हुआ हमारी ट्यूब हो गई, इसमें अगर हवा नहीं है तो ये जो इसका हवा भरने वाला निकला उसको अंदर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, नहीं तो हवा नहीं रहेगी तो ये बाहर वाला टायर राउंड करेगा और ट्यूब उसके साथ में राउंड नहीं कर पाएगी, और उसके कारण ये जो हवा भरने वाला वो खुल जाएगा और फिर हमको पूरा का पूरा ट्यूब बदलना होगा। ये तब होता है जब ये भारहीन होता है। कब होता है, भारहीन। क्या कि पहले जब उसमें हवा भरा रहता है तो वो क्या गति करता है पता नहीं करता, लेकिन उस समय तो ये नहीं उखड़ता। लेकिन यही अगर हम जो है सो पंचर कर दें, ट्यूब पंचर जब हो जाती है तो उसके बाद या इसके साथ में गति नहीं कर पाती और उसके कारण इसका नोब जो कह सकते हैं हम वो टूट जाती है, खुल जाती है। तो यही चीज़ इसमें भी हुआ। यहाँ पर देखिए दो परत बन गए, ये अंदर वाला परत भारहीन हो गया और ये ज़्यादा भार वाला हो गया। अब इसके कारण ये इसके साथ में गति नहीं कर पाया, और गति नहीं कर पाया तो इससे क्या हुआ, इसके साथ में आने लगा छल्ला, और ये छल्ला के रूप में फिर अलग बनने लगे, और यह छल्ला फिर बाहर होने लगा, और इस तरह से 9 छल्ले का विकास हुआ। कितने छल्ले का विकास हुआ, 9 छल्ले का विकास हुआ। और यही 9 छल्ला हमारा क्या कहलाया, ग्रह कहलाया। क्या कहलाया, ग्रह। किसने ये बात किया था, तो ये बात किया था इमैनुअल कांट ने भी इस बात को किया था। और एक दूसरे से दूर भी हटता गया, समस्त पदार्थों ने एक स्थान पर गांठ के रूप में जमा हो गया, और गर्म इसी में जो है सो ये सब गर्म वायु ग्रंथि का निर्माण भी कर लिया। ये ग्रंथि गलत है, ऐसे होगा ग्रंथि। फिर से समझते हैं, घना हो गया। घना होने के कारण इसका आयतन बढ़ा, इसका आयतन कम हुआ, और इसके कारण ये इसके साथ में घूम नहीं पाए, और घूम नहीं पाए तो एक छल्ला उसका बाहर फेंका गया, और बाहर जो फेंकाया छल्ला धीरे धीरे उसके अंदर में गांठ हो गई। ये मान लीजिए ऐसे छल्ला था, लेकिन ये धीरे धीरे सिकुड़ के जो है सो ठोस के रूप में आ गया, और इस तरह से 9 छल्ला निकला, और टोटल हमारे 9 ग्रह बने। कितने ग्रह बने, 9 ग्रह बने। और जब 9 ग्रह बने इससे, तो फिर यही हमारा क्या है, निहारिका सिद्धांत था। निहारिका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना, और इसका जो अवशिष्ट भाग था, किसका, निहारिका का अवशिष्ट भाग क्या बन गया, सूर्य। सूर्य कौन बना, अवशिष्ट भाग। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि निहारिका परिकल्पना के अनुसार सूर्य क्या है, तो निहारिका के अवशिष्ट भाग उसका सही आंसर होगा। अच्छा, हम इसका मूल्यांकन कर लेते हैं। हम जो भी सिद्धांत लाए हैं सही है या गलत, उसको